दोस्तों आज हम स्वागत करते हैं आपका अपनी वीडियो में। और ये है प्रदूषण, यानी प्रदूषण के ऊपर ये इकोलॉजी एनवायरनमेंट की क्लास है। हमारा रिवीजन है, इस पर डिटेल एनालाइज करेंगे, इसको डिटेल से पढ़ेंगे। प्रदूषण क्या है? प्रदूषक वे तत्व, अणु और कण हैं जो प्रदूषण में शामिल होते हैं। इन्हें प्राकृतिक रूप में और मनुष्यों द्वारा कई तरीके से पर्यावरण में लाया जा सकता है और पर्यावरण के किसी भी घटक की प्राकृतिक गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। ये विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों में पार्टिकुलेट मैटर यानी कणिका तत्व PM शामिल होते हैं। इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, ग्राउंड लेवल ओजोन जो ग्राउंड में ओजोन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और आर्सेनिक, मरकरी, लेड आदि शामिल होते हैं। ये प्रदूषक कहलाते हैं। अब है प्रदूषकों का वर्गीकरण। प्रकृति में उनके अस्तित्व पर निर्भर करते हैं। जैसे मात्रात्मक प्रदूषक, प्राकृतिक रूप में पाए जाने पदार्थ जो मानवीय गतिविधियां बढ़ती सांद्रता के कारण चिंता का विषय बने हुए हैं। मानवीय गतिविधियों के कारण होते हैं और उनकी सांद्रता चिंता का विषय है। उदाहरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, यदि ऑटोमोबाइल और उद्योगों के कारण वायुमंडल में सामान्यतः इसकी सांद्रता मौजूद है और बढ़ रही है। मनुष्यों, जानवरों, पौधों और औसत दर्जे का प्रभाव डालते हैं। ये सब पर प्रभाव डालते हैं। फिर एक गुणात्मक प्रदूषक, वे पदार्थ जो सामान्यतः प्रकृति में नहीं पाए जाते बल्कि मनुष्यों द्वारा जोड़े जाते हैं। उदाहरण के लिए कीटनाशक, तो ये गुणात्मक प्रदूषक हैं। निपटने की प्रकृति के अनुसार भी हैं, तो जैव निम्नीकरण और गैर जैव निम्नीकरण। जैव निम्नीकरण प्रदूषक जो प्राकृतिक तरीके से शीघ्र नष्ट हो जाते हैं और मुख्यतः पौधे, पशु स्रोतों से आते हैं। उदाहरण के लिए इसमें कृषि के अवशेष हैं और घरेलू अपशिष्ट हैं, तो ये जैव निम्नीकरण जल्दी नष्ट हो जाते हैं। अब गैर जैव निम्नीकरण प्रदूषक, वे पदार्थ जो प्राकृतिक वातावरण में या तो नष्ट नहीं होते या बहुत धीरे नष्ट होते हैं। ऐसे भारी धातुएं, DDT, प्लास्टिक आदि शामिल होता है, तो गैर जैव निम्नीकरण है। यदि इस पर निर्भर करता है कि पर्यावरण में छोड़े जाने के बाद वे किस रूप में बने रहते हैं। अब है प्राथमिक प्रदूषक और माध्यमिक प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक क्या है? तो वे प्रदूषक जो विशिष्ट स्रोतों से सीधे बनते हैं और उत्सर्जित होते हैं। विशिष्ट स्रोतों से सीधे बनते हैं और उत्सर्जित होते हैं। इन्हें कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों, प्राकृतिक गैस बिजली संयंत्र, बायोमास जलने और प्राकृतिक जंगल की आग आदि सहित कई स्रोतों से उत्सर्जित किया जा सकता है। वे प्राथमिक प्रदूषक होते हैं। पहले माध्यमिक प्रदूषक, उदाहरण के लिए माध्यमिक में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, द्वितीयक, कार्बनिक, एरोसोल, धातु आदि शामिल है। प्रदूषक जो इसमें शामिल है माध्यमिक प्रदूषक में, यानी वे प्रदूषक जो वायुमंडल में मौजूद कुछ घटकों के साथ रासायनिक संपर्क द्वारा प्राथमिक प्रदूषकों से बनते हैं, यानी रासायनिक संपर्क के द्वारा प्राथमिक प्रदूषकों से बनते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड हो गए और नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गए, द्वितीयक हैं। अब है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या है? वायु प्रदूषण किसी भी रासायनिक, भौतिक, जैविक एजेंट द्वारा आंतरिक या बाहरी वातावरण में संदूषण है जो वातावरण की प्राकृतिक विशेषताओं को संशोधित करते हैं। वर्तमान में 10 में से 9 मनुष्य प्रदूषकों जैसे मनुष्यों के लिए हैं प्रदूषक हैं। इसमें WHO के दिशा निर्देशों को सीमा से अधिक हवा में सांस लेते हैं, जिसमें निम्न आय वाले देशों में रहने वाले लोग सबसे अधिक पीड़ित हैं। तो जो रासायनिक और जैविक एजेंटों से होते हैं ये वायु प्रदूषक, उनमें से WHO के दिशा निर्देशों ने बताया है कि इसमें से 10 में से 9 मनुष्य ऐसी जगह रह रहे हैं और ऐसी जगह सांस ले रहे हैं जो उसके दिशा निर्देशों से आगे हैं। वायु प्रदूषक और उनके स्रोत के प्रभाव, उनके कौन से प्रदूषक हैं और उनसे क्या हानि होती है।
पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। इसके क्या होते हैं तो पेट्रोल, डीजल, लकड़ी सहित कार्बन आधारित ईंधन का आधारभूत दहन करना या सिगरेट जैसे स्रोत हो सकते हैं इससे मनुष्य के फेफड़े, ऊतकों, रक्त प्रवाह में फैल जाते हैं और शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन को जोड़ना मुश्किल कर देते हैं और सांस लेने में कठिनाई, थकान और चक्कर आते हैं। ओजोन में भी योगदान देते हैं, जमीनी स्तर पर ओजोन बनने में योगदान देते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस और ज्वालामुखी विस्फोट से ये उत्पन्न होती है। कोयला, तेल के जलने से तो होते ही है। विश्व के तापमान में योगदान देती है और जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करती है। श्वसन संबंधी जटिलताओं के लिए जिम्मेदार है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड। एक कोयला, तेल धातु युक्त दहन से प्राप्त होता है या थर्मल पावर प्लांट से आती है। ये सल्फर डाइऑक्साइड मनुष्य की श्वसन संबंधी रोग और पानी में घुलने के कारण अम्ल वर्षा का बनाती है और द्वितीय कण पदार्थ बनाती है। फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड डीजल इंजन, कोयला, तेल, गैस, लकड़ी जैसे दहन इंजनों से नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होती है। धान क्षेत्र से भी आती है। ये फेफड़ों में जलन, सूजन, श्वसन प्रणाली को नुकसान कर सकती है। अम्ल वर्षा बनाती है और जमीनी स्तर पर ओजोन बनाने में सहायक या द्वितीय कण पदार्थ बनाती है। फिर जमीनी स्तर पर ओजोन O3 तेज धूप और UV किरणों से नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ यौगिकों से बनती है ये और फोटोकेमिकल प्रक्रियाओं के माध्यम से इसका निर्माण होता है। ये क्या है, फेफड़ों की कार्य क्षमता कम हो जाती है इससे जमीनी स्तर पर और श्वसन संबंधी बीमारियों के संपर्क में मतलब इसके संपर्क में आने से समय से पहले व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है और वनस्पतियों को नुकसान पहुंचाती है। अब लेड यानी धातु प्रसंस्करण है। ये धातु प्रसंस्करण अपशिष्टों से और जीवाश्म ईंधनों के दहन से लेड उत्पन्न होता है और ये तंत्रिका तंत्र या किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं। छोटे बच्चों में सीखने की क्षमता अक्षमताओं में बदल जाती है और वैश्विकता की हानि, प्रजनन में कमी और तंत्रिका सहित समस्याएं पैदा करती हैं। उसके बाद अमोनिया नहीं पढ़ेंगे, मीथेन पढ़ेंगे। मीथेन जो है जीवाश्म ईंधन खाद बनाने और पशु जो हैं वो भोजन पचाते तो उससे उत्पन्न होती है, उनके अपशिष्ट से उत्पन्न होती है। धान की खेती करने से उत्पन्न होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव और जलवायु परिवर्तन इसके लिए जिम्मेदार है। इससे सिर दर्द, उल्टी आदि होती है और ये कोयले, चावल के खेत आदि से उत्पन्न होती है। फिर है पार्टिकुलेट मैटर कणिका तत्व। ये क्या है तो पार्टिकुलेट मैटर कणिका तत्व जिसे PM भी कहा जाता है, हवा में निलंबित सूक्ष्म छोटे ठोस कणों या तरल बूंदों से बने होते हैं। ये कण जितने छोटे होंगे श्वसन तंत्र में उतनी गहराई में प्रवेश कर सकेंगे और सांस लेने के लिए उतने ही अधिक खतरनाक होते हैं। ये पार्टिकुलेट मैटर के प्रकार तो PM10 होता है, PM2.5 होता है और PM1 होता है। PM10 मोटे कणों के रूप में जाने जाते हैं। PM10 को 10 माइक्रो या छोटे वायुगतिकी व्यास वाले सभी कणों के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका निर्माण ठोस कणों के यांत्रिक विघटन से होता है। PM10 के उदाहरण जैसे फफूंद है, बैक्टीरिया है, बीजाणु है या धुआं कण है। ये थोड़े बड़े होते हैं। ये कण हमारे फेफड़ों में प्रवेश कर सकते हैं और नाक, गले, आँखों में जलन पैदा कर सकते हैं। फिर PM2.5 ये 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम वायुगतिकी व्यास वाले कणों के समूह होते हैं। ये प्राकृतिक या मानव निर्मित स्रोतों से आते हैं जैसे वाहन, निकास, जंगल की आग, बिजली संयंत्र और अन्य दहन गतिविधियों से उत्पन्न होते हैं। ये निचले श्वसन पथ और रक्त प्रवाह में गहराई में प्रवेश कर जाते हैं जिससे हृदय संबंधी समस्याएं होती हैं। फिर PM1 ये 1 माइक्रोन से कम व्यास वाले अत्यंत सूक्ष्म कण हैं। ये हृदय वाहिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं जिससे स्थायी या स्थितियों को जन्म दे स्थायी जो परिस्थितियाँ उनको जन्म देते हैं। इसमें हृदय रोग शिकार हो सकते हैं। PM1 समय से पहले जन्म का कारण बन सकते हैं और भ्रूण के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। स्मॉग क्या है, धूम या कोहरा। स्मॉग धुएं और कोहरे के संयोग को संदर्भित करता है। स्मॉग शब्द बना है नहीं से।
यह एक जटिल मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड, धूल के कण और विभिन्न प्रदूषकों से बना होता है। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से जमीनी स्तर पर ओजोन बनता है, जिससे औद्योगिक शहरों में धुंध का निर्माण हो जाता है। तो ये जटिल है, इसमें धूल के कण और नाइट्रोजन ऑक्साइड और प्रकाश ये सब शामिल होते हैं। स्मॉग, स्मॉग के क्या कारण है, स्मॉग क्यों होता है? तो स्मॉग औद्योगिक गतिविधियों, वाहनों के आवागमन और खुले में जलने वाले भस्मक यानी खुले में जलाने से कोई पदार्थ या उच्च तापमान जैसे किसी स्थान के भूगोल, ताप या शांत हवाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। ये कारक एक सर्वव्यापी धुंध के योगदान करते हैं और उच्च तापमान और सूरज की रोशनी के साथ वातावरण में फंस जाते हैं। स्मॉग का प्रभाव क्या होता है? तो स्मॉग कई तरह से हानिकारक है। इसमें जब सीने में जलन होती है, जमीनी स्तर पर ओजोन सांस के माध्यम से अंदर जाता है, तो यह श्वसन प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और खांसी और जलन होती है। वास्तव में ये श्वसन संबंधी समस्याओं के रोगियों के लिए सबसे बहुत बुरा समय तब होता है जब स्मॉग उच्च स्तर पर पहुंच जाता है। सर्दी और आँखों में जलन, ठंड के प्रति व्यक्ति के प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और आँखों में जलन हो सकती है। फिर फसलों को नुकसान, पौधे की वृद्धि को रोकता है और जंगलों और फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है। भारत में वायु प्रदूषण क्या है? वायु प्रदूषण लैंसेट के एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि भारत में वायु प्रदूषण के कारण 2019 में 1.7 मिलियन लोगों की समय से पहले मृत्यु हो गई थी। तो भारत में वायु प्रदूषण यह है कि 2019 में बताया कि 1.7 मिलियन लोगों की समय से पहले मृत्यु हुई थी। और इसी अध्ययन के अनुसार अनुमान लगाया गया है कि मौतों और रोगग्रस्तता से होने वाली आर्थिक क्षति सालाना यानी हर साल 37 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी जीडीपी का 1.6% होता है। जीडीपी का 1.36% प्रदूषण के कारण हानि हो जाती है और 1.7 मिलियन लोगों की समय से पहले मृत्यु भी हो जाती है। भारत में 1.4 अरब लोग उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां प्रदूषण WHO के दिशा निर्देशों से अधिक है, यानी ऐसे क्षेत्रों में प्रदूषण वाले क्षेत्रों में 1.4 अरब लोग ऐसे निवास करते हैं। इसमें 94% ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ वायु गुणवत्ता मानक से अधिक है, यानी वायु गुणवत्ता जो अपने मानक स्तर से ऊपर है। तो 94% लोग ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं। फिर औद्योगिक गतिविधियाँ और आवासीय दहन। औद्योगिक गतिविधियाँ आवासीय दहन में 2.5 उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। फिर 1998 के बाद और 1998 के बाद से औसत वार्षिक कण प्रदूषण में 22% की वृद्धि हुई है, जिससे उन वर्षों में औसत निकासी के जीवन में 1.3 वर्ष की में कमी आई है। तो 1998 के बाद से जो प्रदूषण हुआ उसमें 22% तक की वृद्धि हो गई है। भारत में 1/4 आबादी ऐसे प्रदूषण स्तर के संपर्क में है जिन्हें अन्य देशों में नहीं देखा गया है। यदि प्रदूषण स्तर जारी रहा तो भारत के 248 मिलियन निवासी 8 साल से अधिक के जीवन प्रत्याशा खो देंगे, यानी भारत में ये ज़्यादा गंभीर समस्या बनी हुई है। भारत की 1/4 आबादी इसके संकटग्रस्त है। अब ये स्टैंडर्ड दिए गए कि उच्च स्तर, निम्न स्तर क्या कहाँ कैसा रहेगा, इसको बताते हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी किया जाता है जी। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI को आम जनता के लिए आसानी से समझने योग्य रूप में वायु गुणवत्ता जानकारी प्रसारित करने के लिए 17 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया। तो वायु गुणवत्ता को मापने के लिए इसे आम जनता को लिए शुरू किया गया 2014 में। फिर वायु गुणवत्ता का मापन 8 प्रदूषकों पर आधारित है, यानी 8 प्रदूषकों को इसमें मापा जाता है। PM10, PM 2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया, सीसा, लेड। इसके लिए 24 घंटे की अवधि तक राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक निर्धारित किए गए हैं। 24 घंटे के लिए इसे मापा जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में वायु गुणवत्ता की 6 श्रेणियां हैं। इसमें 6 श्रेणियां बताए गए। अच्छी श्रेणी, संतोषजनक श्रेणी, मध्यम प्रदूषण, खराब और बहुत खराब और गंभीर।
अच्छी है, संतोषजनक है, मध्यम है, फिर खराब है, बहुत खराब है और गंभीर है। तो इसके आधार पर शहरों को दर्शाया जाता है कि कौन शहर में कितने प्रदूषण है। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली, इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा समग्र प्रदूषण स्तर को मापकर एक महानगरीय शहर की वायु गुणवत्ता को मापने के लिए पेश किया गया है। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने शहरों के लिए गुणवत्ता मापने के लिए पेश किया है। यह प्रणाली भारत की उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IIT पुणे द्वारा विकसित की गई है और भारतीय मौसम विभाग द्वारा संचालित की गई है। तो IIT पुणे द्वारा इसे विकसित किया गया और मौसम विभाग इसे संचालित करता है। भारत को पहली बार 2010 में दिल्ली के लिए विकसित और क्रियान्वित किया गया। पहली बार दिल्ली में चालू हुआ और 2015 में मुंबई अहमदाबाद में इसे विस्तारित किया गया था। साफर दिल्ली से संचालित भारत की पहली वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का एक अंग है। साफर है बनाया गया है। अब है जमा हो रहे, इसमें यहाँ से पढ़ना परियोजना का अंतिम उद्देश्य। तो ये परियोजना जो चलाई जा रही हैं, तो इस परियोजना का अंतिम उद्देश्य आम जनता के बीच अपने शहर की वायु गुणवत्ता के बारे में पहले से जागरूकता बढ़ाना है। यानी आम जनता को इसके बारे में पता हो और वो जनता जागरूक हो, ताकि वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए उचित समान उपाय और व्यवस्थित कार्रवाई की जा सके। तो आम जनता को बढ़ाना है, जागरूक करने के लिए है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम, इसमें नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी का एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसको मापने के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम कर रहा है, जिसमें वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। इसमें नेटवर्क में 804 ऑपरेटिंग स्टेशन शामिल है, जिसमें 28 राज्य, 6 केंद्र प्रदेशों के 344 शहरों और कस्बों को कवर करता है। ये 344 शहरों और कस्बों को ये इसमें कवर किया गया है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत इसे मापता है और एक चला रहा है। फिर राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिस्से के रूप में 4 प्रमुख प्रदूषकों की निगरानी करता है। इसमें 4 जो चलाया जा रहा है, 804 ऑपरेटिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इसमें से ये क्या करते हैं, 4 प्रदूषकों को मापते हैं। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, श्वसन कणिका तत्व और सूक्ष्म कणिका तत्व, ये 4 शामिल हैं। हवा की गति और हवा की दिशा, सापेक्ष आर्द्रता, तापमान, यानी हवा की गति क्या है, दिशा क्या है, और आर्द्रता, तापमान जैसे मौसम संबंधी मापदंडों को भी गुणवत्ता की निगरानी में एकीकृत किया जाता है। प्रदूषकों की निगरानी सप्ताह में 2 बार की आवृत्ति के साथ 24 घंटे के अनुमान के, यानी सप्ताह में 2 दिन मापा जाता है और 24 घंटे के अनुमान के आधार पर इसे निकाला जाता है। 8 घंटे का नमूना है के लिए जारी किया जाता है। और फिर है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के उद्देश्य, किस उद्देश्य के लिए, तो परिवेश में क्या है, वायु गुणवत्ता की स्थिति रुझान को निर्धारित करने के लिए, परिवेश में कितनी वायु गुणवत्ता कैसी है इस रुझान को निर्धारित करने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या निर्धारित परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों का उल्लंघन किया गया है या नहीं, इसके लिए। फिर गैर प्राप्ति शहरों की पहचान करना और निवारक और सुधारात्मक उपाय विकसित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और समझ प्राप्त करना है। प्रदूषण के कमजोर पड़ने और फैलाव और प्रदूषकों के रासायनिक परिवर्तन के माध्यम से पर्यावरण में होने वाले प्राकृतिक सफाई प्रक्रियाओं को समझना, ये सब करने के लिए उसने निर्धारित किया है। अब है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं।